Hello, good evening, everyone. Welcome to Sankalp Vidyapeeth. Myself Bharat, and I'm a physics teacher. So आज NE1 का एग्जाम हुआ है उसका फिजिक्स पोर्शन का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे कि हम जानते हैं टोटल 35 क्वेश्चंस आए. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्ट मास m is given by Albert Einstein's famous equation. इसके बारे में हम जानते हैं famous equation E equals to mc square, and we need to find the energy of an object with rest mass m. So we need to find the mass is given. This is the mass of electron actually. तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट करें. सो द स्पीड ऑफ लाइट इज आल्सो गिवन. सो इफ यू पुट दिस वैल्यूज m and c back into this equation, you will get this answer. This is the most approximate, this is the most approximate answer. So the first का हुआ option number B. Okay, the option number B. Next is which of the following is the strongest force in nature. So हम जानते हैं 4 fundamental forces है और चारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं. First one is the gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and the weak nuclear force. So the strong nuclear force is the strongest force in the nature. So इसका आंसर होगा option number B. अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें वो बात कर रहे हैं व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखिए, यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और ये एक एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन कैंडेलास. ओके, नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नॉन एज. देखिए, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है. जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक हीलियम न्यूक्लियस होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. सो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी. इट्स एन हीलियम न्यूक्लियस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which force can possibly act on a body moving in a straight line. So let's say if we talk about the motion in a straight line, which force is possibly acting. So पहला ऑप्शन दिया उसने टेंजेंशियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स only it happens in a circular motion or of the object is in a curvature, is following some curvature. उस केस में टेंजेंशियल फोर्स होता है. ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन फोर्स. यस, वी ऑलवेज मूव अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. सो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही है. सी is again centrifugal force, which is just opposite to the centripetal, and centripetal force तो वो फोर्स होता है जिसके कारण सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. Which of the following is not an example of motion in a plane. इसमें से कौन सा मोशन है जो मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है. सो मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कि इसका मतलब हो सकता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछ रहे हो. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, अ कार मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पाथ. ओके, अ बाइसाइकिल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. तो ये तो 2D मोशन हो गया. रॉकेट मूविंग इनटू स्पेस. ओके, एंड दिस इज ट्रक मूविंग इन एन इन्फिनाइट स्पाइरल. सो ये बी, डी और ये एंड अ कार मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पाथ. इट इज ऑल्सो it is a one dimensional motion. So इसका 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ 7th, ये तो सबसे आसान है. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी रिलेटिव क्वांटिटी और ऑप्शन डी डिपेंडेंट क्वांटिटी. सो मास ए इज बेसिकली मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. 7th का ए हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन. इट फॉलोज दैट. तो ये पहली बात तो ये पढ़ के ही मालूम चल रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ओके, और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में एक परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है. जी हाँ, यहाँ पर यही वो कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. सो बेसिकली ये बात कर रहे हैं एक सर्कुलर मोशन की. अगर इस तरह से ही अगर फोर्स लगता रहा कंटिन्यूसली फॉर एन इनफिनाइट टाइम ऑफ इंटरवल्स, सो इवेंचुअली यू विल सी दिस इज फॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. सो एक सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है. सो इवेंचुअली आई कैन से ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखें
यहाँ पर ऑप्शंस क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, नो. Its acceleration is velocity is constant, no. Its kinetic energy is constant and it is moves in a circular path, नहीं नहीं, velocity. ऑप्शन नंबर डी के बारे में देखें, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. तो जब भी वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पर हमें एक सर्कुलर पाथ मिलता है. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. दिस इज obviously this is option number D. Now if the number of turns in a solenoid is doubled, this is question number 9. If the number of turns in a solenoid is doubled, the self inductance becomes self inductance. ठीक है, तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, जितने जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ता जाता है. ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस L is directly proportional to the number of turns in a coil. Number of turns in a coil. So if you increase the number of turns, the self inductance will become double. So ये डबल हो जाएगा. इसका 9th का A हो गया. अब हम आगे चले और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं. The momentum of a light and a heavy body is equal. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मोमेंटम हैवी और लाइट बॉडी का इक्वल है, which has a higher kinetic energy. किसका काइनेटिक एनर्जी हायर है? तो इसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन है जिसको आप कंपेयर करके अभी आप बता सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इज बेसिकली गिवन बाय रूट ओवर, नो सॉरी दिस इज नॉट हायर काइनेटिक एनर्जी. सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, K इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m. अगर आप वो इक्वेशन यूज करें, K इक्वल्स पी स्क्वायर बाय 2m, अब आप पी स्क्वायर बाय 2m, सो मोमेंटम ऑफ लाइट एंड हैवी बॉडी इज इक्वल. सो मतलब P दोनों का इक्वल है, तो K किसके इनवर्स हो गया? K हमारा इनवर्स हो गया मास के. ओके, सो K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, जिसमें P तो दोनों का इक्वल है, चाहे बॉडी हैवी है चाहे लाइट है. सो विच वन हैज अ हायर काइनेटिक एनर्जी? किसकी काइनेटिक एनर्जी हायर होगी? जिसका मास छोटा होगा. सो लाइटर बॉडी का मास, जिसका मास कम है, लाइटर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. सो 10th का ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. X-rays are produced effectively by electrons when they strike. तो X-rays were basically invented by Rontgen. वो एक साइंटिस्ट थे, उनको 1901 में फर्स्ट फिजिक्स का प्राइज जो है नोबेल प्राइज इसी में मिला था. सो X-rays are produced effectively by electrons when they strike. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है A, ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर A, dense metal anode. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, when two atomic nuclei combine it is called. सो जब दो न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो वो एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. सो द ऑप्शन नंबर 12th का हो गया ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें. विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन. ऑर्बिट्स ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन किस लॉ ने एक्सप्लेन किए थे? ऑब्वियसली जोहानस कैपलर, जिनका नाम था. ऑप्शन नंबर सी, 13th का ऑप्शन नंबर सी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट आर सेड टू बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन. अच्छा, अब दो बॉडीज में थर्मल इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दोनों का जो हीट कंटेंट है वो इक्वल हो गया है, दोनों की हीट इक्वल हो चुकी है, और ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है. और अगर हीट इक्वल हो गया, हीट इक्वल मतलब दोनों ने सेम टेम्परेचर को अटेन कर लिया है, इट मीन्स दोनों के बीच में अब कोई भी हीट फ्लो नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वही करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर. नो, अगर हायर टेम्परेचर रहेगा तो हीट फ्लो होता रहेगा, तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कभी नहीं कहते. थर्मल इक्विलिब्रियम जब दोनों में हीट बराबर हो जाए, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, सो दैट देयर इज नो हीट फ्लो. सो द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. Next is, what is the power utilized when work of 1000 joules is done in 2 seconds? Power is defined as, power का फॉर्मूला आप जानते हैं, it is work done upon time. What is work done? Work done कितना दिया है? 1000 joules. 1000 joules divided by 2 seconds. So this becomes 500 watts. So option number D. 15th का option number D. All right. Now अगर हम आगे बात करें,
इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज क्वाड्रुपल्ड, अब क्वाड्रुपल्ड वर्ड का मतलब क्या है? क्वाड्रुपल्ड मतलब होता है 4 टाइम्स, क्वाड्रुपल्ड मतलब होता है 4 टाइम्स। तो अगर हम पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, so if it is increased 4, quadruple means 4. So as we know the formula, time period 2t is equals to 2 pi root over L by G. 2 pi भी constant है, G भी constant है, so t has a direct proportionality with the length. Okay, so अगर हम length को 4 times कर देंगे, तो if the length new time period will be t dash proportional to 4 times of L, it means the time period will become, it is 2 times of the older time period. So t dash is equals to, so it will be double. तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। तो 16th का हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आगे चले अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो वेव्स चैप्टर से लिया गया है। लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बी, longitudinal waves can travel through a vacuum. No, ये तो गलत है। longitudinal waves कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइट वेव्स आर longitudinal waves, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बिकॉज लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं, longitudinal नहीं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इन longitudinal waves particles oscillate perpendicular to wave propagation। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ट्रांसवर्स वेव में होता है जब पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द वेव प्रोपगेशन। सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इफ द क्रिटिकल एंगल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्रीज, 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, सो इसका मतलब मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, सो यू कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। ओके, सो क्रिटिकल एंगल इज ऑलरेडी गिवन, कितना दिया है उन्होंने? 30 डिग्री। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज 1 बाय 2, साइन 30 इज 1 बाय 2। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो गया, the refractive index mu is equals to 2, and mu का next formula होता है mu is equals to c by v। c is the speed of light, values put कर दीजिए, 3 into 10 to power 8। okay, mu is equals to c by v, हमें v निकालना है, divide by v, and this the value of mu is equals to 2। so you will find velocity is equals to 3 into 10 to power 8 divide by 2। ये values put करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। so 18th का ए हो गया। next is, what physical phenomena underlies the principle of sonar? What is sonar? Sonar is sound navigation and ranging। so इसका जो एग्जैक्ट है वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे काम करता है। so ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? if light speed is, लाइट का स्पीड गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यू कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, जो हमने पहले यूज किया। इफ यू यूज म्यू इक्वल्स सी बाय वी, सी की जगह आप लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं 3 इंटू, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ओके, ये सी का वैल्यू है, ये म्यू का वैल्यू है। ओके, सो दिस इंप्लाइज जो वी का वैल्यू होगा वो कैसे होगा? वी इज इक्वल्स टू सी बाय म्यू। जस्ट पुट दिस वैल्यूज। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, 3 divided by 1.33, 3 divided by 1.33, and that is the exact answer। so it is approximately 2.26। yes, option number 20, question number 20 का option number A, this is 2.26। अगर हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ठीक है, a convex mirror is used as a rear view mirror because it gives, convex mirror को हम हमेशा rear view mirror की तरह यूज करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वो जो इमेज है वो इरेक्ट इमेज देगा और वो डिमिनिश्ड भी देगा। सो इट कवर्स द मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू, वो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा कवर करेगा, तो रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। तो इसका 21 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, 21 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म अराइजेस बिकॉज। अब डिस्पर्जन क्या होता है? splitting of white light into 7 colors। so when a white light enters the prism, what happens?
there is a separation of different wavelength. So all the colors, all the colors basically they moves with different speeds. उन सब की स्पीड्स डिफरेंट होती है बिकॉज उन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है. तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 22 का बी हो गया. ओके, नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, a myopic person is unable to detect objects distinctively beyond 2.5 centimeters. So एक myopic person है जिसका जो नियर विजन है वो खराब हो चुका है और वो 2.5 is to detect objects distinctly beyond 2.5 meters. Sorry, ये 2.5 meters है. Calculate the power of the lens required for his eye to achieve normal vision. So normal vision achieve करने के लिए ये 2.5 meters के beyond नहीं देख पा रहे हैं और हमारा जो जो ह्यूमन आई का जो लीस्ट डिस्टेंस जो विजन है वो 25 सेंटीमीटर्स तक हम क्लियरली देख सकते हैं. उसके बियॉन्ड हमारे लिए प्रॉब्लम होता है. तो ये विजन काफ़ी घट गया है. सो बेसिकली हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है यहाँ पर. ठीक है, हाँ कॉन्वेक्स लेंस लगेगा यहाँ पे. सो बेसिकली कॉन्वेक्स नहीं, यहाँ पे कॉन्केव लगेगा. So we can use the mirror's formula 1 over f equals to 1 over v minus lens formula 1 over f equals to 1 over v minus 1 over u. So आप में इसमें वैल्यूज पुट करके ओके. सो राइट नाउ उसका जो इमेज बन रहा है इट इज राइट नाउ इट्स 2.5 मीटर्स बन रहा है और उसको इस वाला पार्ट को कट करते हैं. ओके, 24th को देखते हैं. मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका देखिए इसका तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है. अगर हम बात करें तो इट इज माइनस एफ नॉट बाई एफ ई. ये तो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास नहीं है. सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा. ओके, नेक्स्ट इज okay, to question number 25. Work of 14 joule is done to move 2 coulombs of charge between 2 points on a conducting wire. What is the potential difference between the 2 points? हमें potential difference निकालना है. Potential difference का formula होता है V is equals to W by Q. Just put the values. V equals to W by Q. W is given as 14 joules and the charge is given as 2 coulombs. So it is 7 volts. So the answer is 7 volts. So option number C. Okay. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. आप ए और बी के बीच में देखिए यहाँ दो रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, एक 4 ohms का, एक 6 ohms का. बट 6 ohm के जो टर्मिनल्स हैं उनको शॉर्ट कर दिया गया है. सो नो व्हाट विल हैपन इफ द करंट आई स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू इट. तो करंट आई जब वो इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो 6 ohm से जाएगा या यहाँ से. तो वो करंट जो है इट ऑलवेज चूजेज द लो रेजिस्टेंस पाथ. सो वो शॉर्ट सर्किट पाथ वाले पाथ से चला जाएगा. सो दैट्स वाई 6 ohm को हमें पूरी तरह से इग्नोर कर देना है. सो द ओनली रेजिस्टेंस इज लाइक इज 4 ohms. सो 26 का ऑप्शन नंबर है. 26 का ऑप्शन नंबर है, द आंसर इज 4 ohms. 27 की बात करें, इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, तो उनमें से उनका क्या सेम होगा, उनकी वेलोसिटी सेम होगी. बिकॉज दोनों फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं तो मोमेंटम तो हो नहीं सकता, एनर्जीज भी डिफरेंट होंगे. सो उनके पास क्या सेम हो सकता है, उनकी वेलोसिटी सेम होगी. दे कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. सो ऑप्शन नंबर ए 27 का ए हो गया. नाउ नेक्स्ट इज फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. 28 का, तो इसका बेटा ये तो मेमोरी बेस्ड है, इसमें तो सिंपल सी बात है. द फोर्स एक्ट व्हेन अ चार्ज q इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो द फॉर्मूला इज गिवन बाय q v b sin थीटा. ओके, सो इसका मतलब है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री the force is equals to QVB. so the option number A. तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा A, 28 का A. तो ये पेपर इतना टफ नहीं था ऐसा देखा जाए कंपेयर टू द लास्ट एग्जाम, ये इतना टफ नहीं था. अब हम बात करें the atmosphere around the earth is trapped due to, हमारे पास एटमॉस्फेयर क्यों है हमारे प्लैनेट के पास, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है. ठीक है, कि ग्रेविटी की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर है. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर, वी हैव द ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. 29 का C. ओके, 30
क्वेश्चन नंबर 30, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब उनमें जो पॉसिबिलिटीज बताया, दे कैन इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट, या फिर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ इंटरसेक्ट नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, नो नेवर। सो ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक इन 4 सेकंड्स इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब ये 100 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, सो वी ऑलरेडी हैव नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में उसके पास 100 साइकिल्स हैं, ठीक है, 100 हर्ट्ज का मतलब हुआ 100 साइकिल्स इन 1 सेकंड, तो 4 सेकंड्स में कितना हुआ 400 साइकिल्स ऑब्वियसली। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ओके, कहता है कि ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेक्स एन अरेंजमेंट टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज शोन बिलो, जैसे कि यहाँ नीचे दिखाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, सो देयर इज अ कॉइल ऑफ वायर एंड देयर इज अ मैग्नेट, सो नाउ दे आर 4 ट्रायल्स ही डिड। फर्स्ट वन, पहले क्या किया, मूव्स द कॉइल टू द लेफ्ट, moves the coil to the left away from the magnet. Second, moves the magnet to the right away from the coil, moves both coil and magnet towards each other, moves both coil and magnet in the same direction at the same speed, okay। तो यहाँ पर किस केस में ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप कॉइल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट लेके जाएंगे, सो अगेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। अगर आप मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल भी लेके जाएंगे, इवन इन दैट केस दोनों में से कोई भी मोशन करेगा, दोनों में से कोई भी एक मोशन करेगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ मूव्स बोथ कॉइल एंड मैग्नेट टुवर्ड्स ईच अदर, अगेन यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है। बट अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही स्पीड पे जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन जो है ट्रायल 4, सो बेसिकली इसके केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ, 32 का डी है, 32 का डी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ हीट डज द मर्क्यूरी थर्मामीटर वर्क ऑन। मर्क्यूरी थर्मामीटर की ये लोग बात कर रहे हैं कि एक मर्क्यूरी थर्मामीटर किस तरह से काम करता है। सो मर्क्यूरी क्या है कि उसका एक्सपेंशन जो है लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी एक्सपेंड करता है हीट देने पर, और दैट्स वाई हम उसे थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्लास थर्मामीटर में बेसिकली जो पहले आता था, अभी तो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं। सो इसका 33 बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। सो मर्क्यूरी एक लिक्विड है, सो 33 का ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपने क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर। अच्छा, तो जो हम लाइट को, जो स्टार्स की जो लाइट है उसे स्टडी करते हैं, उस लाइट से हमें क्या पता चलता है? उस लाइट से हमें वहाँ सरफेस टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, जहाँ हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से गैसेज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो 34th का ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। वी स्टडी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स यूजिंग द स्टार लाइट। लास्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट अर्थ को ही कहा जाता है बिकॉज यहाँ लाइफ पॉसिबल है हमारे सोलर सिस्टम में। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज ऑल अबाउट the evaluation of just a brief evaluation of the question paper। इसका जो brief जो इसका जो डिटेल डिस्कशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।